सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो के हमारे यूनिट 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना BPCC 114 परामर्श प्रक्रिया यूनिट 2। तो परामर्श प्रक्रिया क्या है, आओ हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। परामर्श प्रक्रिया की प्रकृति गतिशील है। यह एक बार में होने वाली घटना है नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुरुआत, मध्य और समापन जैसी चरणों की ऐसी श्रृंखला शामिल है जिसमें परामर्शदाता क्लाइंट को उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं जिन्हें वह बदलना व संशोधित करना चाहता है या जिन कठिनाइयों का वह सामना करना चाहते हैं को समझने में सुविधा प्रदान करता है। क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच सहायतादायी संबंध के संदर्भ में स्वाभाविक प्रगति होती है। परामर्श प्रक्रिया में कुछ ऐसे सुस्पष्ट चरण होते हैं जिसमें आसानी से पहचानने योग्य बदलाव होते हैं जो संबंध निर्माण, स्थिति, समस्या के आकलन, लक्ष्य निर्धारण करने, वांछित परिणाम पाने के लिए परामर्श रणनीति के चयन करने के लिए शुरू होते हैं और अंततः समापन और अनुवर्ती कार्रवाई से संपन्न होते हैं। परामर्श प्रक्रिया में यथार्थवादी लक्ष्य तय किए जाते हैं और क्लाइंट द्वारा परामर्शदाता की सहायता से विकल्पों का विकल्पों को खोजा जाता है, होना चाहिए, विकल्पों को खोजा जाता है। ठीक है। परामर्श प्रक्रिया का महत्व। परामर्श प्रक्रिया विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ती है जो एक दूसरे से पृथक या अलग नहीं है, बल्कि साथ साथ जारी रहता है। क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच विश्वास का रिश्ता बनाने के समय लगता है। यह रातों रात नहीं बनता कि भाई विश्वास हर लोग पे ऐसे थोड़ी ना है, किसी को भी नए पे गया आप विश्वास कर लिया और पूरी कहानी सुना दी है। यह विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी निष्कर्ष या समस्या के समाधान तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ती है। परामर्श प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्लाइंट परामर्शदाता का संबंध होता है। जैसा कि राव ने कहा है विशिष्ट समानता परामर्श संबंध का महत्वपूर्ण आयाम है। परामर्श प्रक्रिया में क्लाइंट को समस्या समाधान और बेहतर निर्णय प्रक्रिया सीखने में सहायता मिलती है। इससे क्लाइंट को व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक या करियर संबंधी चिंता जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहायता मिल सकती है। तो बहुत महत्व होता है यह क्लाइंट को उनके करियर लक्ष्यों एवं पथ में वर्णित करने और उनकी एवं अन्य की मान्यताओं, भावनाओं, व्यवहार, दृष्टिकोण और जरूरत के बारे में गहरी जागरूकता प्राप्त करने के लिए भी तैयार कर सकता है। परामर्श एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ क्लाइंट नई अंतर्दृष्टियाँ और कौशल विकसित करने और जरूरी बदलाव लाने के लिए परामर्श सत्र के साथ साथ के बाहर भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो परामर्श प्रक्रिया के चरण। परामर्श विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होने वाली एक सक्रिय प्रक्रिया शब्द आसानी से पहचाने जाने वाले संक्रमणों के साथ एक चरण से दूसरे चरण में प्रगति या विकास को संदर्भित करता है, जिसमें परामर्शदाता और क्लाइंट एक दूसरे को समझते हैं और भरोसेमंद संबंध बनाते हैं। ये सब सिंपल लाइन है, इसको आप क्या समझाएं। ठीक है, आइए हम परामर्श प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की चर्चा करें। पहले तालमेल बैठाना, कि ऐसा नहीं है आप पॉजिटिव बात करो वो निगेटिव करे, या वो निगेटिव करे तो आप पॉजिटिव कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव तो आपको रहना है लेकिन उसको भी पॉजिटिव करना है। परामर्शदाता को में तालमेल बैठाना है। मतलब वो अपने दुख की बात कर रहा है तो आप किसी का सुख की बात कर रहे हो, ऐसी नहीं है। उसका दुख को धीरे धीरे ये बताओ कि कम कैसे करो, उससे उभरना कैसे है, ये सब चीज़ें उसको कैसे परामर्श देना है, उसको उसके रिश्ते सुधारने के लिए एक सही परामर्श। ठीक है। परामर्श प्रक्रिया पहला चरण परामर्श और क्लाइंट के बीच संबंध बनाना है जो सतत प्रक्रिया है। इसे तालमेल बनाना चरण के रूप में जाना जाता है। परामर्श के आधार के रूप में जाना जाता है जिसे परामर्श के आधार माना जाता है। परामर्शदाता अपनी विश्वास और सम्मान बनाने के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करने में शुरुआत करता है जहां क्लाइंट अपने मुद्दों, असुरक्षा या भय के बारे में स्पष्ट रूप से संप्रेषण के लिए स्वतंत्र महसूस करे। मतलब कि ऐसा तरीका जहां आप उसको ये भरोसा दिलाओ कि ये जो चीज़ें हैं सब प्राइवेट रहेंगी, सब कहीं कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम लोगों को बांटते फिरे हलवा की तरह, क्लियर इस चीज़ से डरता है, ये उस चीज़ के साथ ऐसा होता है, यहाँ उसकी लड़ाई हुई है इस कारण वो परेशान है और उसका सम्मान हम बांटे, उस है ना। कोई कपट वपट ना करे, उसकी कोई ऐसी कोई जानकारी लग गई तो हम उससे कपट करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तालमेल बैठाए कि हाँ तुम्हारे पर पूरा भरोसा करता है, तुम जैसे जैसे बताओगे वो चीज़ें यहीं पर रहेंगी, कुछ बाहर नहीं जाएंगी, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है तुमने बोला नहीं हमने तुम्हारी चीज़ों का रिसर्च में डाल दिया या ऐसा चीज़ कर लिया, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। हम तालमेल बैठा के काम करेंगे। ठीक है।
तो परामर्शदाता को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए: क्लाइंट के साथ सहज और सकारात्मक संबंध बनाना, क्लाइंट को परामर्श प्रक्रिया और साझा जिम्मेदारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना, भरोसेमंद, स्पष्ट और निष्कपट संप्रेषण को सुगम बनाना, क्लाइंट की उस चिंता का पता लगाना और उसका निर्धारक करना जो उसे परामर्शदाता की सहायता मांगने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और क्या है लास्ट, परामर्श प्रक्रिया जारी रखने के लिए जरूरी जानकारी या आकलन जानकारी प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की योजना बनाना, कैसे कैसे हम उससे वो सारी चीज़ें पता करें जो वो नहीं खुल पा रहा है या जो वो छुपाना चाह रहा है या जो वो भी अपने से नहीं बता पा रहा है। और क्लाइंट को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए: परामर्श प्रक्रिया और प्रक्रिया में उसकी जिम्मेदारी को समझना और यदि ज़रूरत हो तो स्पष्टीकरण मांगना कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने समस्याओं का हल और अधिक जल्दी पा सकते हैं। सहायता मांगने के कारण को साझा करना और उसकी व्याख्या करना, समस्या या मुद्दों और स्वयं को समझने के लिए मूल्यांकन में सहयोग करना, क्लाइंट की समस्याओं को समझना और उसका आकलन करना, जो होता है दूसरा पॉइंट किसी एक परामर्श का प्रक्रिया का। तो क्लाइंट की समस्याओं को समझना कि क्या है, उसका मूलभूत समस्याएं क्या है, उसको कैसे समझा और उसका आकलन कैसे किया जाए। वास्तव में क्लाइंट की समस्या समझने की शुरुआत संबंध बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही शुरू हो जाता है कि क्या उसकी समस्या है। परामर्श प्रक्रिया में आकलन का महत्वपूर्ण स्थान है। आकलन प्रक्रिया के दौरान समस्या के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी के साथ साथ संदर्भ की समझ एकत्र की जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति जीवन में साक्षात्कार। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट की समस्या की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए परामर्शदाता निम्नलिखित चरणों का उपयोग करता है: समस्या वर्णित करना, समस्या को पहचान करें और इसे विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ रूप से सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप परेशानी में गुस्से हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि इसके साथ हम क्या करें, या आप घबरा जाते हो या उसको आप तुरंत जवाब दे देते हो जो मन में आता है वैसा? तो इससे ये पता चलता है कि ये एक ही फील्ड से, जैसे क्या बोलते हैं, क्रोध के 4-5 ऑप्शन दिए गए और उसी में वो क्रोध में किसी एक को बता रहे हैं, तो यहाँ ये क्रोध से रिलेटेड हो सकता है या ईर्ष्या से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से परामर्श के लिए, किसी भी चीज़ को शर्म हो, इसमें डर हो सकता है ना, तो इसी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो डर के अंतर्गत आते हो। समस्या का अन्वेषण करना कि समस्या कितनी बड़ी है, कैसे, क्या, कब से है, ठीक है, जानकारी एकत्रित करना कि कहाँ से यही सब आता है, कितना समय से चली आ रही है। नैदानिक निरूपण, मूल्यांकन का अगला कदम निदान निरूपण है। परामर्शदाता द्वारा नैदानिक निर्णय लेने से निदान निरूपण प्रक्रिया में सहायता मिलती है। परामर्शदाता चिकित्सक व्यक्ति चिकित्सा विवरण और क्लाइंट और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साक्षात्कार से एकत्र जानकारी का उपयोग करते हैं। वे शारीरिक विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं और मानसिक या विकार के संभावित कारणों की सूची तैयार करने के लिए मानसिक परीक्षण और या मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, जिसे विभेदक निदान के रूप में जाना जाता है। परामर्शदाता इसके बाद निर्धारित करता है कि क्लाइंट की सहायता के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ या कार्रवाई योजना बनाई या अपनाई जा सकती है, क्योंकि तब बाहर मिले, कोई खेल खेले या उसका शारीरिक रूप कैसा, अगर मोटा है तो हम उसको खेल खेलना, सोशल होना बोलेंगे, कोई जाओ थोड़ा सा आप कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन कर लो, है ना, वो मोबाइल अगर चलाता है कुछ नहीं करता तो ई स्पोर्ट ज्वाइन करने के लिए बोला जा सकता है। कई निदान के आकलन और निरूपण का उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करने की कार्रवाई शुरू करने में क्लाइंट की सहायता करना है। क्लाइंट के सहयोग से लक्ष्य निर्धारण, समग्र परिणाम प्रक्रिया की संरचना प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण कदम है कि क्या लक्ष्य आपको पाना है ना। इसमें परामर्शदाता और क्लाइंट की संरचना और दिशा मिलती, इससे परामर्शदाता और क्लाइंट को संरचना और दिशा मिलती है। लक्ष्य वांछित परिणाम को दर्शाता है। यह जान लेना कि परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कोई लक्ष्य प्राप्त किया जाना है क्लाइंट में आशा की भावना लाता है और उसे अभिप्रेरित करता है कि हाँ ये आपका लक्ष्य हो सकता है, आप इसे प्राप्त करने के लिए हो, तो वो उसे मोटिवेट करता है। ठीक है, उसी को अभिप्रेरित करना कहता है।
परामर्श रणनीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसे आप चयन कर सकते हो और लागू कर सकते हो। परामर्शदाता के लिए जरूरी है कि क्लाइंट को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रणनीतियों की तकनीकों की पहचान करें और इसकी योजना बनाएं और कठिनाइयों को हल करने और अधिक प्रभावी ढंग से एवं प्रसन्नता से जीने में सक्षम होने के लिए क्लाइंट को सुगमता प्रदान करें। समापन और अनुवर्ती कार्रवाई। क्लाइंट को परामर्शदाता के बीच चिकित्सीय संबंध स्थायी और सदैव रहने वाला संबंध नहीं है। क्लाइंट और परामर्श सुनो रुको रुको समापन और अनुवर्ती। क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच चिकित्सीय संबंध स्थायी और सदैव रहने वाला संबंध नहीं है। सफल परामर्श में सफल समाप्ति का होना भी एक कसौटी है। समापन परामर्श एक महत्वपूर्ण चरण है, हालांकि अक्सर इसे सही तरीके से नहीं समझा जाता। अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है या ज़्यादा सोच विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट को महत्वपूर्ण, सुरक्षित और भरोसेमंद संबंध को समाप्त करने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने में सहायता मिलती है। मतलब संबंध खत्म करना भी एक बड़ी बात होती है। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले परामर्श सीधी चलने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसमें कई सारे कारकों को प्रभावित होने वाली गतिविधियां प्रक्रिया है। इन कारकों को समझने और परामर्शदाता को इन पर काम करने में सहायता मिल सकती है और यह प्रक्रिया क्लाइंट के लिए अधिक प्रभावी और लाभदायक बन सकती है। भौतिक परिवेश, संदर्भगत कारक। परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी बनाने के लिए ऐसी भौतिक परिवेश या संदर्भ होना महत्वपूर्ण है जो क्लाइंट को शुरुआत करने के लिए गोपनीयता और सुरक्षा का बोध प्रदान करता है। परामर्श कक्ष कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। ऐसा नहीं 10 लोग वहाँ बैठे हुए और आप वहीं चालू हो गए, ऐसा नहीं है। सही तापमान होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, शांति होनी चाहिए। ऐसे भौतिक परिवेश के अलावा परामर्श को बेहतर बनाने और सुनने की पहल करने के लिए क्लाइंट को चिकित्सा विमर्श करते हुए सोलर तकनीक को ध्यान में रखना चाहिए। यह तकनीक निम्नानुसार है। एस होता है क्लाइंट को उचित स्वरूप में देखे, अर्थात आपकी मुद्रा ऐसी लगनी चाहिए जिसमें क्लाइंट को भागीदारी के रूप में महसूस करना चाहिए। स्पष्ट हाव भाव, ओपन पोस्चर रखें, अपने हाथों को खोलकर बैठे और हाथों को अपनी गोद या कुर्सी के बाजुओं पर रखें, पैरों को जमीन पर रखें, है ना। अपनी बाहों और पैरों को आर पार क्रॉस नहीं करें। क्लाइंट की ओर की तरफ झुके, लर्न फॉरवर्ड 60 डिग्री पर, परंतु उसकी व्यक्तिगत अंतराल की जरूरतों पर के प्रति जागरूक रहे। ठीक है। उचित रूप से आंखें मिलाएं, आई कांटेक्ट बनाए रखें, व्यक्ति की ओर देखते रहे, उसे लगता रहे कि आप उसमें रुचि रखते हैं, उसके प्रति सरोकार रखते हैं। फिर है आर, क्लाइंट की बातचीत करते समय तनाव रहित रिलैक्स रहें। ऐसा नहीं कोई घटना सुना दिया, कुछ कर दिया कि आप एकदम आंखें फटी रह गई, नहीं, रिलैक्स रहे। यदि आप स्वयं तनावग्रस्त होंगे तो क्लाइंट के लिए तनाव रहित होना और परामर्श के रूप में आपकी क्षमताओं पर भरोसा करना कठिन होगा। परामर्श की प्रक्रिया को संरचित करने, इसे सुगम बनाया जा सकता है ताकि क्लाइंट को यह स्पष्ट हो कि परामर्श प्रक्रिया में क्या अपेक्षा रखे। संरचना ऐसा ढांचा प्रदान करती है जिसका परामर्श प्रक्रिया की स्पष्ट समझ रखने के लिए क्लाइंट और परामर्शदाता दोनों ही संदर्भ ले सकते हैं, या क्लाइंट और परामर्शदाताओं के बीच उसकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में आपसी समझ के साथ साथ फीस और नैतिक दिशा निर्देशों सहित परामर्श की विशेषताओं, शर्तों और प्रक्रियाओं के बारे में भी दर्शाता है। ठीक है। परामर्श प्रक्रिया परामर्शदाता द्वारा परामर्श कौशल को उचित उपयोग से प्रभावित होती है। ठीक है। सेवार्थी कारक। क्लाइंट को परामर्शदाता के बीच चिकित्सक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक दूसरे को किस तरह समझते हैं। ठीक है, कि वो उसकी सेवा कर रहा है ऐसा उसकी को नहीं लगाना चाहिए। कल देखते क्या लिखा है। क्लाइंट परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले क्लाइंट को निष्क्रिय लोगों की तुलना में परामर्श से अधिक सफल परामर्श क्या बेवकूफ़ की तरह पढ़ रहे हो। क्लाइंट परामर्श में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले क्लाइंट को निष्क्रिय लोगों की तुलना में परामर्श से अधिक सफल परिणाम मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो वो निष्क्रिय हो, आपकी तरफ ध्यान ना दे रहा हो परामर्शदाता क्लाइंट को, अतः परामर्श के
परिणाम को निर्धारित करने में क्लाइंट द्वारा की गई पहल एक महत्वपूर्ण कारक है। यह परिवर्तन के प्रेरणा को सूचक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू रेफरर का स्रोत है। यहाँ क्लाइंट स्वयं आया है या किसी अन्य पक्ष द्वारा रेफर किया गया है। जब क्लाइंट स्व प्रेरणा से आता है तो यह माना जाता है कि क्लाइंट पहल करेगा और परिवर्तन के लिए अभिप्रेरित होगा। ऐसे कई तरीके हैं जिसमें परामर्शदाता प्रतिरोध करने से रोकने में क्लाइंट की सहायता कर सकता है, उन्हें परामर्श की शुरुआत करने और सफलता हासिल करने की तरफ अग्रसर कर सकता है। क्लाइंट की प्रेरणा का स्तर उसका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, मान्यताएं, बुद्धिमत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आयु, लिंग, शैक्षणिक स्थिति, अन्य रुग्णताएं आदि सभी परामर्श की सफलता पर प्रभाव डालते हैं। चिकित्सक परामर्शदाता परामर्श सत्रों के परिणाम में परामर्शदाता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लाइंट के साथ संबंध बनाने में उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुण बेहद महत्वपूर्ण हैं। परामर्शदाता के पास उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गुण होने चाहिए, जैसे उन्हें उत्साहवर्धक है ना, सहायक, धैर्यवान श्रोता, गर्मजोशी दिखाने वाला स्पीकर, स्वीकार करने वाला स्पीकर बोल पा रहा है उसको स्वीकार करने वाला, सहानुभूतिपूर्ण, गैर निर्णायक और क्लाइंट के प्रति सकारात्मक आदर रखने वाला होना चाहिए। टोटली उसकी बातें सुने, उसको ये दिखाए कि हाँ वो बहुत ध्यान से सुन रहा है, वो रिलैक्स है, और कोई ऐसा नहीं है कि वो बीच बीच में निर्णय ले रहा है तो आपने गलत किया, हाँ ये तो ठीक है, ये तो बढ़िया है। गर्मजोशी दिखाने वाला, धैर्यवान रहे, उत्साहपूर्वक रहे, हाँ अच्छा है, आगे बढ़िए, क्या ठीक है, ऐसे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम भी। परामर्श में नैतिक दिशा निर्देश है ना, परामर्श में कुछ नैतिक दिशा निर्देश है जिसको हम लोग कई बार पढ़ चुका है, लेकिन परामर्श में नहीं पढ़े हम लोग। नैतिक दिशा निर्देश साइकोलॉजी में हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, चूँकि वे मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं और उनके संवाद और निर्णय क्लाइंटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या ठीक कर सकता है। इसलिए अन्य पेशेवरों की तरह परामर्शदाता के लिए भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है जिसका उन्हें पालन करना होता है। परामर्शदाता को अपने दृष्टिकोण, मान्यता और व्यवहार परामर्श प्रक्रिया की निर्णय प्रक्रिया एवं दिशा और अंततः परामर्श के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। मतलब उनका कुछ दृष्टिकोण रहता हो उसके केस में, मतलब जैसा कुछ हुआ हो तो वो सोचता अगर हमारे साथ ऐसा हुआ था उस हिसाब से हमारे पर ये चीज़ काम नहीं की तो हम अपने हिसाब को कोई दृष्टिकोण थोप दे उसके ऊपर, नहीं अपनी मान्यताएं, किसी और की कुछ मान्यताएं, उसको ऐसा लगता है कि इस जगह ऐसा हो ना तो ये चीज़ तुरंत ठीक हो सकती है। ऐसी चीज़ें नहीं, जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें बुक द्वारा रिटेन हैं, जो चीज़ें उसे सिखाई गई है वही सब चीज़ों को फॉलो करें, ना कि अपने व्यवहार या अपना कोई अनुभव हो वो सब वो थोप दे उसके ऊपर। ठीक है, तो नैतिक दिशा निर्देश की व्याख्या करने तो बढ़िया आइए समझते हैं। ठीक है, नैतिक लोगों के एक सेकेंड, तो इसमें नैतिकता का अर्थ भी दिया है, लोगों के बारे में नैतिक प्रकृति के निर्णय लेना और समाज में उनका पारस्परिक व्यवहार। नैतिकता प्रकृति में मानक होती है और यह उन सिद्धांतों और मानकों पर ध्यान केंद्रित करती है जो परामर्शदाताओं और क्लाइंटों के बीच सीधे संबंधों से निर्देशित है। परामर्शदाता की नैतिक जिम्मेदारियों का समर्थन करते हुए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उसे क्लाइंट के अधिकारों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, नैतिक दिशा निर्देशों का उद्देश्य। नैतिक दिशा निर्देश हमारी कई तरह की सहायता प्रदान करते हैं। यह सदस्यों के पेशेवर व्यवहार के लिए कुछ बुनियादी दिशा निर्देश प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे कई नैतिक और कानूनी विचार हैं जिसका सहायतावादी पेशेवरों के रूप में परामर्शदाताओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए। नैतिक दिशा निर्देश पेशेवर परामर्शदाताओं को स्वयं और विनियमित करने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। इनसे सक्षम पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित होता है, सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी स्पष्ट होती है और वह पेशे में कदाचार से बच पाते हैं। नैतिक मानक नैतिक दुविधाओं से निपटने पेशेवर चरित्र और गुणों के निर्माण में सहायक करते हैं। ये कानूनी प्रक्रियाओं में नैतिक शिकायतों को दृष्टांतों या प्रतिक्रियाओं मामलों में पेशेवरों की रक्षा करते हैं।
इनमें आंतरिक असहमति को नियंत्रित करने की, चलो हटाओ। नैतिक नैतिकता ऐसे दिशा निर्देश है जो परामर्शदाता पेशेवर आचार संहिता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। कोरे ने संक्षेप में ऐसे 5 सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की जिन पर चिकित्सीय सीमाएं आधारित है। परोपकार, ठीक है। परोपकार का सिद्धांत कहता है कि परामर्शदाता को अपने पेशेवर मूल्यांकन के आधार पर क्लाइंट को सर्वोत्तम हित के कार्य करना चाहिए। मतलब क्लाइंट को सर्वोत्तम हित के कार्य, जो उसके हित में सबसे ज़्यादा उसे करना चाहिए, फिर अपने कार्य को साइड में रखना चाहिए। परामर्शदाता का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि वह सक्षम हो और पर्याप्त प्रशिक्षण या अनुभव के आधार पर सेवाएं प्रदान करे। गैर आपकारिकता, कोई क्षति नहीं करना। परामर्शदाता को क्लाइंटों के साथ सदैव अनजाने में भी ऐसी गतिविधियों या स्थितियों से बचाना चाहिए जो क्लाइंटों को नुकसान पहुंचा सकती है या हितों के टकराव का कारण बन सकती है। ठीक है। स्वायत्तता, परामर्शदाता को यह विश्वास करना चाहिए कि क्लाइंट अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और क्लाइंट की स्वतंत्र सोच और निर्णय प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना और परामर्शदाता पर क्लाइंट को किसी भी प्रकार का निर्भरता को रोकना उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप हमारे पर निर्भर ना हो, आप इस चीज़ों को स्वयं सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें हमारा चीज़ों को नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको अपने पर भरोसा रखना चाहिए, उसे मोटिवेट भी करें। न्याय परामर्शदाता को सभी क्लाइंटों को उसकी उम्र, लिंग, नस्ल, जातीय संस्कृति, अक्षमता और सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान और निष्पक्ष सेवा प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करना चाहिए, मतलब उसे न्याय देना चाहिए टोटली। सत्यता, उस चीज़ों को हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। क्लाइंट की प्रगति और परामर्शदाता के प्रतिबद्धता और प्रामाणिक रूप से सम्मान करना होता है। पेशेवर परामर्शदाता द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ नैतिक मानक: सूचित सहमति, जो भी कोई कार्य करे या कोई भी चीज़ करे उसे सूचित करे और सहमति ले, गोपनीयता बनाए रखे, चीज़ों को रिकॉर्ड करें, निजता प्राइवेसी हमेशा बनाए रखें, क्लाइंट के संकट और पीड़ा को कम करना, ये चीज़ें भी नैतिकता होती है। ऐसा नहीं है आप उसे बढ़ा के भेज दो। सत्यनिष्ठा, हमेशा सत्यनिष्ठा रखें और ईमानदारी से काम करें, अपनी चीज़ों सही चीज़ें उसी का कम न करें। मानवाधिकारों और सम्मान के प्रति सम्मान है ना, मानवाधिकारों का हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि कानूनी अधिकार उसका क्षति मतलब हानि हो रहा हो उसको या क्षति हो रही है उसके अधिकारों की, और उसका सम्मान हमेशा बनाए रखें। अरे आप बेवकूफ़ इंसान है, ऐसा नहीं। पेशेवर क्षमता हमेशा हासिल रखें तभी चीज़ों को केस हाथ मिले, ऐसे नहीं है कि आधी अधूरी नॉलेज में चीज़ें रखे हुए। परामर्शदाता को स्वयं सम्मान और स्वयं देखभाल, स्वयं जागरूकता को बढ़ावा देना और अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रखना परामर्शदाता का कर्तव्य है। स्वयं सम्मान के सिद्धांत का अर्थ है कि परामर्शदाता अपनी स्वयं आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। परामर्शदाता को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी परामर्श या चिकित्सा लेनी चाहिए और व्यक्तिगत और पेशेवर, ऐसा नहीं अपनी टूटी फूटी शारीरिक हालत में हो, मानसिक हालत में और लगे दूसरे को परामर्श देने। बहुसांस्कृतिक सक्षमता, अनुकूल और प्रभावी परामर्श वातावरण बनाने के लिए परामर्शदाताओं को यह जरूरी है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों, मान्यताओं और व्यवहारों के प्रति संवेदनशील हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ तुम मुसलमान हो तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारी चीज़ों को तुम थूकते नहीं है, ये है वो है ना तेने में, तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम जैन हो, तुम सिख हो, ऐसी चीज़ें नहीं, सब चीज़ों को लेकर चले। ये सब चीज़ें आती है यूनिट 2 में हमारी। हम लोग मिलते हैं जब यूनिट 3 में। अगर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और किसी भी तरह कोई सुझाव देना तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और किसी भी तरह की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पर मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उसमें मेरे बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। और हाँ, वीडियो का कमेंट जरूर किया करो जिससे मुझे पता चल जाए कि वीडियो कैसी बनी है और आप लोग को कैसा लग रहा है, और कोई सुझाव है तो वो आप दे ही देना। और बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सारे बुक्स की, वो सब भी आप चेक कर सकते हो, और इसकी भी प्लेलिस्ट बन गई है। सो हम मिलेंगे यूनिट 3 में। टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।